हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द न्यूक्लियस के बारे में। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया, प्लास्टिड पढ़ लिया था और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, राइट। और आज हम लोग जो सेल का लास्ट टॉपिक है ना, फाइनल टॉपिक जो सेल का है वो है द न्यूक्लियस। ये हम लोग कवर करके सेल का टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके। तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग मार रहे होगे शायद। अभी तो मत मारना, ये टॉपिक खत्म हो जाने दो, एक बार रीडिंग 2 बार मार देना एनसीईआरटी का और नोट्स का। ओके। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, द न्यूक्लियस। इसको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के फॉर्म में भी पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, तो मैं शुरू करता हूँ, राइट। देखो, बहुत साल पहले 1800s में, ओके 1800 में चलते हैं, थोड़ा घूम आते हैं 1800 में। ये तो 2000 है ना, तो हम लोग थोड़ा चलते हैं, घुमाते हैं 1800s में। यार 1800s में तो कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था ना, नहीं था। तो उस टाइम में क्या थे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल साइंटिस्ट हुआ करते थे, है ना। और उनका नाम है जॉर्ज मेंडल, मेंडल साहब, है ना। हमारे भैया हैं वो सबके। तो मेंडल साहब क्या कर रहे थे उस टाइम में, उन्होंने एक बात बताया जिसको सबने क्या बोला, ये क्या फालतू बात कर रहे हो। मैथमेटिक्स को जोड़ दिया बायोलॉजी के साथ, मैथमेटिक्स को जोड़ दिया बायोलॉजी के साथ, मैथमेटिक्स के एक ब्रांच को जोड़ दिया बायोलॉजी के साथ। कौन से ब्रांच को? स्टैटिस्टिक को। स्टैटिस्टिक बोल के एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उस स्टैटिस्टिक्स को क्या कर दिया मेंडल साहब ने, बायोलॉजी के साथ जोड़ दिया। तो बहुत सारे लोगों को लगा ये मेंडल साहब क्या कर रहे हैं यार, मैथमेटिक्स को बायोलॉजी के साथ लगा रहे हैं, है ना। ये क्या पगला गए हैं क्या बोले, है ना। और जो वो जितना भी वो अपना थ्योरी दिया था, जितना भी अपन का थ्योरी दिया था, उसको बोले कि यार ये फेक है यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजी कभी भी मैथमेटिक्स के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता। लेकिन मेंडल साहब अपने टाइम से बिल्कुल 100-200 साल आगे बढ़ के चलते थे, है ना। जैसे तुमको याद होगा कि प्ले स्टेशन 2 आया था, राइट। और प्ले स्टेशन 2 अपने टाइम में एक बहुत ही एडवांस मशीन था। प्ले स्टेशन 2 उस टाइम में जितने भी कंसोल्स थे उनको टक्कर देने वाला एक मशीन था। ऐसे ही मेंडल साहब भी अपने टाइम से बहुत आगे का सोचते हुए एक एडवांस ग्राफिक वाला बोल सकते हैं। ओके। तो यार मेंडल साहब क्या बोल दिया ऐसा कि वो इतना फेमस हो गए। देखो, उस टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था नहीं, किसी को ये न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर कैसा दिखता है, सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था किसी को, है ना। न्यूक्लियस बोल के एक सब्सटेंस होता है, उस टाइम में किसी को आइडिया भी नहीं था। और तब मेंडल साहब बोलते हैं कि कोई एक चीज़ है, कोई एक चीज़ है जो स्टेबली क्या होता है, स्टेबली क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और अपने आप को शो करता है। ये इतने बड़ी बात बोल दिया था उस टाइम में मेंडल ने। क्यों बोल पाए? क्योंकि वो बैठे रहे, पेड़ के नीचे बैठे रहे और वो पेड़ को देख रहे थे। कौन सा पेड़ था ये? पी प्लांट था ना, चने का प्लांट, पी प्लांट था। उसके नीचे बैठे हुए थे और देख रहे थे प्लांट क्या हो रहा था। वो देख रहे थे कि यार उनका जो बच्चा है उसके पास ग्रीन कलर का सीड है, उसके बच्चे के पास भी ग्रीन कलर का सीड है, उसके बच्चे के पास भी ग्रीन कलर का सीड है। तो बच्चे के पास ग्रीन कलर का सीड, बच्चे के बच्चे के पास ग्रीन कलर का सीड, बच्चे के बच्चे के बच्चे के पास ग्रीन कलर का सीड, ये समथिंग तो है यार, ये जो कलर है ये सब में क्यों आ रहा है। वो सोचा कि यार सब में ये सीट का कलर क्यों आ रहा है ना। और ये फिर ग्रीन ही क्यों हो रहा है, कुछ और क्यों नहीं हो रहा है, स्टेबली ये ग्रीन क्यों दिखता जा रहा है मेरे को, है ना। पिंक कलर हो सकता था, है ना, येलो कलर हो सकता था, ये ग्रीन ही क्यों हो रहा है इस प्लांट में। क्या हर प्लांट में ऐसा ही होता है? तो उनको बहुत बहुत साल लग गया, इसके बारे में बहुत साल तक पढ़ा उन्होंने, है ना। जेनेटिक्स का थोड़ा सा मैं तुमको अभी से आइडिया दे देता हूँ, सो दैट 10th में जाके तुमको परेशानी ना हो। ओके। तो मेंडल साहब अपने ज़माने में बहुत एडवांस बात कर दिए थे कि यार कोई एक चीज़ है, कोई एक चीज़ है जो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जाता है और वो बहुत स्टेबल होता है और वो अपने आप को जब शो करता है तो एक कलर या कोई कैरेक्टर बच्चे में आता है, फादर का कैरेक्टर बच्चे में आता है। ओके। तो ये मेंडल बहुत बड़ी बात कर दिया और तुमको समझ भी आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पापा का आई का कलर ब्लैक है और तुम्हारे आई का कलर ब्लैक है तो ऑब्वियस सी बात है तुमको जो आई का कलर मिला है वो अब तुम्हारे पापा से मिला है, राइट।
जो तुमको आई का कलर मिला है तुम्हारे पापा से मिला है, और वो कैरेक्टर क्या हुआ है तुम्हारे अंदर आया है, वो जब कैरेक्टर अपने आप को शो किया है तो तुम्हारा आई का कलर ब्लैक आया, राइट, सिंपल है। तो मेंडल साहब ने उस टाइम में वही बात बोला, जबकि उनको न्यूक्लियस होता है, जीन होता है, ये सब होता है बोल के कोई भी आइडिया नहीं था उस टाइम किसी को भी। ऐसा कोई न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे डीएनए वगैरह होते हैं, उनमें जीन वगैरह होते हैं, ये किसी को आइडिया नहीं था, ये किसी को भी आइडिया नहीं था, और उसी टाइम में मेंडल साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी। ओके, इसका मतलब अब तो हम वही चीज पढ़ने जा रहे हैं जो जो चीज मेंडल को भी पता नहीं था, वो मर भी गए और उनको पता भी नहीं लगा कभी कि न्यूक्लियस बोल के भी एक कोई चीज होता है, वो मर भी गए। ओके, तो उनके मरने तक भी उनको पता नहीं था, और वही चीज अभी हम पढ़ रहे हैं। कितने कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि ये चीज पढ़ पा रहे हैं, राइट। तो हमें तो अब पता है ना कि न्यूक्लियस बोल के एक चीज होता है, तो उसी को हम पढ़ेंगे आज। जो चीज़ के बारे में मेंडल को आइडिया नहीं था, वो उसके बारे में वो थ्योरी भी दे दिए, उसके बारे में बहुत सारा करेक्ट थ्योरी दिए हैं वो। और और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से पुकारा जाता है, मतलब बाप ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बाप कौन है पूछा जाए तो जॉर्ज मेंडल बोलना। ओके, मेंडल साहब। तो चलो, जो मेंडल साहब को पता नहीं था, हम थोड़ा पता लगाते हैं क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। द न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। ओके, द न्यूक्लियस पढ़ते हैं अब हम। देखो, द न्यूक्लियस, ये जो चारों तरफ का स्ट्रक्चर तुमको याद हो गया होगा, ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एक बार नहीं बताने वाला, मैं बता चुका हूँ। और ये जो तुमको स्ट्रक्चर गोल सा सर्कल सा दिख रहा है, इसको कहते हैं द न्यूक्लियस। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ये जो कलर तुमको देखने को मिल रहा है ये है द न्यूक्लियस, राइट। अब न्यूक्लियस तुमको दिख गया। ओके, न्यूक्लियस क्या, क्यों बना है न्यूक्लियस, ऐसा क्या रीजन था कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करना पड़ा, कोई बता सकता है क्या? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि क्या रीजन था कि न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। थोड़ा सा मेरे को बताओ, है ना। अपना अपना थोड़ा सा जो आइडिया है बायोलॉजी का वो लगाते हुए नीचे अपने अपने तरीके से उसको डिस्क्राइब करो। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, तुम अपने तरीके से करो। देखो यार, प्रोकैरियोट्स में ये देखा गया कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे खुला घूमता रहता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म पे, है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, क्या प्रोकैरियोट्स के पास क्रोमोजोम होता है? जैसे यूकैरियोट्स के पास तुम एक वर्ड सुनोगे अभी आगे जाके, क्रोमोजोम्स बोल के, है ना। सारे यूकैरियोट्स के पास तो क्रोमोजोम होता है, लेकिन क्या प्रोकैरियोट्स के पास भी क्रोमोजोम होता है? कोई बता सकता है मेरे को? है ना, अपना अपना राय देना। मैं अपना राय देता हूँ, तुम लोग अपना राय दो कमेंट सेक्शन में, है ना। तो मैं बताता हूँ कि प्रोकैरियोट्स के पास बैक्टीरियाज के पास, है ना, बैक्टीरियाज के पास कोई भी क्रोमोजोम्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो तुम बड़े क्लासेस में सीखोगे। अगर किसी को आइडिया है क्यों नहीं होता है तो कमेंट डाउन। ओके, मैं तो बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारा रिसर्च का काम है। प्रोकैरियोट्स के पास क्यों क्रोमोजोम नहीं होता है ये तुम फाइंड करो, गूगल से फाइंड करो, गूगल से ही करोगे ऑब्वियसली। तो फाइंड करो यार, फाइंड करो। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये बता दिया कि प्रोकैरियोट्स के पास क्रोमोजोम नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स के पास क्रोमोजोम होता है। देखो क्या होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्या होता है ना कि यार उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो घूमता रहता है, कहाँ पे घूमता रहता है, साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई कवरिंग उसके पास नहीं है, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? वो मटेरियल जो तुम्हारे सारे कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तुम्हारा हाइट कितना होगा, तुम्हारे आई का कलर कितना होगा, तुम्हारा इंटेलिजेंसी कितना होगा, तुम्हारा स्किन कलर कैसा होगा, तुम, ये सब बातें जो है ना, ये सब बातें जो है ना, ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है? ये तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। ओके, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, लेकिन इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। प्रोकैरियोट्स के बाद दुनिया में इवोल्यूशन होता गया, इवोल्यूशन होता गया, इवोल्यूशन होता गया, और फिर क्या आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं। और यूकैरियोट्स के पास क्या देखा गया कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटेक्टेड है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटेक्टेड है, और उसके आउटर मोस्ट एक कवरिंग है, और उस कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटेक्टेड है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड रहता है, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, अपने 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 न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ओके, ये है द न्यूक्लियस।
तो तुम देख पा रहे हो ये न्यूक्लियस दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, ये रेड जो सर्कल दिखाया मैंने यही है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस क्या करता है, सारा फंक्शन करता है, सेल का सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। ओके, कब कितने प्रोटीन चाहिए, कब कितने राइबोसोम्स को अपन को फॉर्म करना है, कब साइटोप्लाज्म में कौन सा रिएक्शन होगा, है ना, कब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, कब उसको भेजेंगे सेल के बाहर, ये सब सब कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसका मतलब सेल के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कोई होना चाहिए और वो कौन है, न्यूक्लियस है। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी हैं, ऐसे ही सेल के प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है, न्यूक्लियस है। ऐसे समझ गए होगे अब तो। ओके, ज़्यादा बायोलॉजिकली बोलने से अच्छा है रियल लाइफ से फील दिला देते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है यार। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, पहले ये स्ट्रक्चर्स को थोड़ा देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर तुमको देखने को मिलेगा सबसे एक आउटर मोस्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो न्यूक्लियस के पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, एक फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, देखो तुमको याद करवाया था मैंने, न्यूक्लियस के आउटर साइड जो फ्लूइड मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिल जाए तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, और जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं, जो अपन को जीवित रखता है। ओके, तो मैं बता दिया तुमको न्यूक्लियर एनवलप के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अब थोड़ा देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा सा डिसकंटिन्यूड है, ऐसा लग रहा है क्या, बिल्कुल, कि बीच बीच में थोड़ा सा जगह है जिसके अंदर से कुछ हो सकता है, वो कौन है, न्यूक्लियर पोर। ओके, कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोर। ओके, न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होगा यार, जो भी चीज़ इस अंदर बनेगा ना, जो भी मटेरियल, एम बोलता हूँ मैं मटेरियल को, जो भी मटेरियल न्यूक्लियस में बनेगा उसको हमको साइटोप्लाज्म में भेजना रहेगा, है ना। तो जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस में बनेगा उसको हमको साइटोप्लाज्म में भेजना रहेगा, तो हम लोग इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में ऐसे भेज देंगे। ओके, तो मटेरियल को क्या करेंगे हम लोग, न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेज देंगे। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो क्या तुमको अभी तक क्या क्या समझ आया, तुमको अभी तक न्यूक्लियर एनवलप के बारे में समझ आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में समझ गया, न्यूक्लियर पोर के बारे में समझ आ गया। अब ये यार मैगी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मैगी जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमाटिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन फाइबर। जैसे चाउमीन मैगी दिखता है ना, ऐसा ही मैं इसको चाउमीन मैगी बोलता हूँ, है ना, मैगी चाउमीन बोलता हूँ, ये मैगी चाउमीन को हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन फाइबर्स। ओके, ये जो मैगी जैसा चीज़ दिख रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। ओके, देखो ये बहुत पतला है और लंबा है, दिख रहा है ना, चाउमीन भी और मैगी भी क्या होता है, बहुत पतला होता है और लंबा होता है, राइट। और इस पतले लंबे चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ओके, और यही बाद में किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोजोम्स में चेंज हो जाता है। याद रखना, ये पतले लंबे मैगी हैं, ये जो पतले लंबे मैगी हैं, पतले लंबे मैगी नहीं बोलता हूँ, पतले लंबे क्रोमाटिन हैं, पतले लंबे क्रोमाटिन क्या हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को बाद में चेंज कर लेते हैं, किसमें, क्रोमोजोम। लेकिन क्रोमोजोम भी क्या पतले लंबे होते हैं कि कुछ और होते हैं, और होते हैं यार, पतले लंबे नहीं होते क्रोमोजोम, वो मोटे होते हैं और छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्रोमाटिन फाइबर कैसा होता है, पतला होता है, लंबा होता है, जबकि क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं, क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं, वो मोटे होते हैं, वो मोटे होते हैं और क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, कौन, क्रोमोजोम्स। और क्रोमैटिन कैसे होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, राइट। और यहाँ पे कोई एक स्पीयर जैसा चीज दिख रहा है, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ओके, ये डेंस सब्सटेंस जो दिख रहा है ना, डेंस स्पीयर जैसा सब्सटेंस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो चार बातों का याद रखना, जब भी हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं तो ये चार चीज़ों को लेके न्यूक्लियस बनता है। ओके, अच्छा, तुम तो पढ़े हो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये सब होते हैं, कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं भाई साहब,
बताओ थोड़ा कहाँ है? अरे यही तो है, यही क्रोमेटिन तो है। यही क्रोमेटिन के अंदर ही तुमको ढूंढने से मिलेगा। मन की आंखों से देखो तो मिल जाएगा क्रोमेटिन के अंदर। ओके, तो तुम यहाँ पे ढूंढने लग जाओ, ढूंढने लग जाओ तो तुमको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं डीएनए है इसके अंदर, इस चाउमीन के अंदर छुपा हुआ है। अभी नहीं दिख रहा है लेकिन इस चाउमीन के अंदर छुपा हुआ है। ओके, इस चाउमीन मैगी के अंदर तुम्हारा डीएनए आरएनए छुपे हुए होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, कैसे बनता है मैं बता दूंगा ना, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम कैसे बनता है। पहले क्रोमेटिन कैसे बनता है वो बताऊंगा, फिर क्रोमोजोम कैसे क्रोमेटिन से बनते हैं वो बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी के लिए तो इतना याद रखो कि डीएनए आरएनए ये सब जो होते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर, वो कहाँ पे दिख रहे हैं? नहीं तो दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा डीएनए जैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, आरएनए जैसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। अरे वही तो क्रोमेटिन के अंदर छुपे हुए हैं। अभी उसको अनफोल्ड करेंगे ना हम। अभी तो माइक्रोस्कोप से अभी इतना ही देख पाए हैं, जब उनके अंदर घुस के उनको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तभी तो दिखेंगे वो, है ना। तो और थोड़ा डीप जाके देखना पड़ेगा उसके लिए, और थोड़ा माइक्रोस्कोप के पावर को बढ़ा के और थोड़ा डीप जूम करके देखेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी के लिए न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियर पोर देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है, और क्रोमेटिन फाइबर देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर तुमको कौन कौन से सब्सटेंस देखने को मिल गए? न्यूक्लियर एनवलप देखने को मिल गया क्या? यस। न्यूक्लियर पोर यस, न्यूक्लियोप्लाज्म यस, क्रोमेटिन यस, और न्यूक्लियोलस। ओके, तो न्यूक्लियस का जो सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा देता हूँ। पहले देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है? इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बता दिया मैंने। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास? द प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पॉइंट भी मैंने बता दिया कि जो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके बाहर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मेन कमांड एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। ये भी बता दिया कि न्यूक्लियस सारा काम करता है, पीएम है। पीएम है किसका? सेल का पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, है ना, बहुत लंबा पॉइंट लिख दिया। Its surface got some pores which is responsible for exchange of substances between the nucleus and the cytoplasm। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है कि न्यूक्लियस के सरफेस में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। किसके बीच? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच। सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है न्यूक्लियस में वो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जो चीज़ बना है साइटोप्लाज्म में वो आएगा किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है यार? इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो भी तुम्हारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा हाइट कितना होगा, तुम्हारा इंटेलिजेंसी कितना होगा, है ना, तुम कैसे सोचोगे, है ना, तुम्हारा आई का कलर क्या होगा, तुम्हारा स्किन का कलर क्या होगा, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ किस में स्टोर होके रहता है? स्टोर इन एंड प्रोटेक्टेड बाय द न्यूक्लियस। प्रोटेक्ट करता है इस चीज़ों को, है ना। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है? स्टोर एंड प्रोटेक्ट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट एनक्लोज। देखो याद रखना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यही तो फर्क होता है कि प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो नंगा होता है ना, खुला घूमता रहता है साइटोप्लाज्म में, जबकि हमारा वाला कपड़ा पहन के रहता है। प्रोकैरियोट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये बात मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखना कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए सिंथेसाइज। देखो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि यहाँ पे एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियोलस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे राइबोसोम के पास कैसे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ऐसे ही न्यूक्लियोलस के पास भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये न्यूक्लियोलस जो है ना, इसका एक फंक्शन याद रखना। न्यूक्लियोलस ना एक टाइप का आरएनए को फॉर्म करता है ना। मैंने बताया था डीएनए आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होते हैं, है ना। कुछ में डीएनए होते हैं, कुछ में आरएनए होते हैं। आरएनए का एक पर्टिकुलर टाइप होता है आर आरएनए। एक टाइप का आरएनए का नाम ले रहा हूं मैं, आर आरएनए। और ये जो आर आरएनए है ना, ये न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? कोई पूछ ले, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसका कोई काम बता दो, पूछ ले, तो बताना कि ये आर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? आर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। कौन? न्यूक्लियोलस। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो अपन को देखने को मिल रहा है ना, बहुत लंबा सा स्टेटमेंट है। जेनेटिक मटेरियल कैन बी आरएनए और डीएनए।
देखो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है। जो प्रोकैरियोट्स थे, जो दुनिया में पहले पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे, उनमें सिर्फ आरएनए था। ओके, दुनिया में जब पहले पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे उनमें सिर्फ क्या था, आरएनए था। बट धीरे धीरे क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है आरएनए से। मतलब हम बोलते हैं कि आरएनए एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर था जो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता गया। इवोल्यूशन क्यों हुआ है, हम लोग स्टेबल बनना चाहते हैं। कोई भी इवोल्यूशन करके अपना अनस्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा कि स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा, है ना। तो कोई भी प्राणी क्या करना चाहेगा, अपना स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा। ऐसे ही जब आरएनए था, देखा गया आरएनए बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो नेचर ने क्या किया, एवोल्यूशन कर दिया और आरएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया। और डीएनए और आरएनए कुछ में क्या होते हैं, आरएनए अब भी जेनेटिक मटेरियल की तरह पे यूज होते हैं, लेकिन जनरली क्या होते हैं, जो नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हम देखने को मिलता है अपन को, है ना। जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए एंड बट बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, है ना। क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है ना आरएनए से, है ना। आरएनए और डीएनए में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए डीएनए इज मोर प्रिफर्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन याद रखना, डीएनए भी कभी कभी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कौन होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, यस। क्या दोनों डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, यस। लेकिन ज़्यादातर समय में कौन होता है, डीएनए। आरएनए क्यों नहीं होता है, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है ना। तो जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए, है ना। और बट बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, डीएनए इज मोर प्रिफर्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस वी सी क्रोमेटिन मटेरियल। ये बता दिया मैंने, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलता है, चाउमीन देखने को मिलता है, राइट। विच आर थिन एंड लॉन्ग, वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, सिंपल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवाइड करने जा रहा होता है ना अपने आप को, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे चेंज इनटू थिक एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। ये सब बातें मैंने बता दिया, ये सब हमने पहले भी पढ़ लिया है, राइट। तो जब सेल डिवाइड होने जा रहा होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को छोटे बना लेते हैं और मोटे बना लेते हैं, और उस स्ट्रक्चर को अब हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम। तो इससे याद रखना कि क्रोमेटिन मटेरियल से क्या बनता है, क्रोमोजोम बनता है। ओके, द न्यूक्लियस का जनरल इंट्रोडक्शन आपका हो गया है इसी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अब, वो है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। ये क्या चीज़ है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, है ना। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, एक सत्य के बारे में बताने जा रहे हैं। कोई अगर तुमको पूछे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तुम देखते हो, आरएनए तुम देखते हो, प्रोटीन तुम देखते हो, राइट। डीएनए के अंदर प्रोटीन देखते हो क्या, देखते हो क्या, या साइटोप्लाज्म में देखते हो प्रोटीन, साइटोप्लाज्म में देखते हैं। डीएनए आरएनए हम लोग न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं। ओके, तो कोई पूछा तुमको, यार तुम तो बोल रहे हो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए दिखता है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए दिखता है, तो क्या तुम बता सकते हो कि डीएनए कैसे बना है और आरएनए कैसे बना है, क्या तुम बता सकते हो, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी क्या बोलती है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी ये बोलती है कि डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, और आरएनए से आरएनए के बनने को बोलते हैं आरएनए रेप्लिकेशन। बात याद रखना, डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसको बोलेंगे आरएनए रेप्लिकेशन। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है क्या, यस, डीएनए से आरएनए बन सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। किसका ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या क्या बोल दिया मैंने, क्या डीएनए से डीएनए बन सकता है, यस। क्या आरएनए से आरएनए बन सकता है, यस। क्या डीएनए से आरएनए बन सकता है, यस। डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। किसका रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन।
आरएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। कौन सा रेप्लिकेशन? आरएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए बनता है, आरएनए रेप्लिकेशन से आरएनए बनता है, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। याद रख लो, यही बात है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी यही कहता है। ओके, तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी क्या बोलता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। इतनी बात में, छोटी सी बात में याद रख लेना कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। पूरी कहानी प्रोटीन की है भाई साहब। प्रोटीन को फॉर्म करना है हमें। प्रोटीन फॉर्म करने के लिए पहले एमआरएनए को फॉर्म करो, राइबोसोम को फॉर्म करो, बहुत सारे टाइप के आरएनए को फॉर्म करो, राइट। इतना नाटक करने के बाद जब प्रोटीन बन जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कहाँ पे होता है? गोल्गी बॉडी में होता है। गोल्गी बॉडी में होने के बाद उसको क्या करते हैं? भेज देते हैं। कहाँ? आउटसाइड ऑफ द सेल भेज देते हैं। पूरी कहानी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द किसके चल रही है? प्रोटीन सिंथेसिस के चल रही है ना। पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द चल रही है? प्रोटीन सिंथेसिस के इर्द गिर्द चल रही है। डीएनए ने क्या किया यार? डीएनए ने एमआरएनए को बनाया। डीएनए ने एमआरएनए को बनाया, एमआरएनए को भेज दिया साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में बना कौन? एमआरएनए। एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं कर सकता, उसको भेज दिया गया साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में कौन बना? एमआरएनए बना। उसको कहाँ पे भेज दिया? जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अब कौन आ गया है? एमआरएनए। एमआरएनए कहाँ पे आ गया है? साइटोप्लाज्म में। एमआरएनए कहाँ पे आ गया है? साइटोप्लाज्म में। ढूंढेगा किसको? ढूंढेगा राइबोसोम को ढूंढेगा। राइबोसोम किसके ऊपर बैठा हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। उसके पास जाएगा। किसके पास जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके सरफेस में कौन होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो एमआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा और चेंज हो जाएगा किसमें? प्रोटीन्स में। और एक बार बता रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर हैं अभी हम। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में है डीएनए। न्यूक्लियस में कौन है? डीएनए। डीएनए ने क्या किया? डीएनए ने क्या किया? जल्दी बताओ। डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन किया। डीएनए ने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन किया। डीएनए ने जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन किया, क्या बना? एमआरएनए बना। कहाँ पे बना? न्यूक्लियस के अंदर बना। न्यूक्लियस के अंदर क्या बना? एमआरएनए बना। अब न्यूक्लियस के अंदर रह के कोई फायदा है क्या एमआरएनए को? नहीं ना। एमआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए जाएगा बाहर। बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस से बाहर निकला पोर्स के थ्रू, और कहाँ पे गया? कहाँ पे गया? जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म में गया। साइटोप्लाज्म में जाके क्या देखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। स्मूथ वाले को कि रफ वाले को? स्मूथ वाले के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। किसके साथ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा वाला? रफ वाले के साथ उसका कोई लेना देना है, राइट। तो रॉब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। क्यों देखा? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, वो उसको चेंज कर सकते हैं प्रोटीन्स में, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं रॉब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एमआरएनए रॉब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, उसके पास गया। देखते ही उसको क्या हुआ? उसके पास गया, अट्रैक्ट होके उसके पास गया 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 और चिपक गया किसके साथ? राइबोसोम के साथ। चिपक गया किसके साथ? राइबोसोम के साथ। और फिर क्या होता है? राइबोसोम उसको चेंज कर देता है। राइबोसोम उसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है किसमें? प्रोटीन्स में। ओके, उसको एक्चुअली में चेंज नहीं करता है, बाद में पढ़ोगे कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए इतना समझो, सेंट्रल डॉग्मा को अगर मैं तुम्हारे 9th के लेवल से बताऊं, तो डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। एमआरएनए बाहर जाके किस पे पास गया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से वाले? आरईआर के पास, रॉब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया। और क्या होता है? उसकी सरफेस में राइबोसोम होता है, उसके साथ चिपक जाता है, और फिर क्या कर देते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन में ये सब मिलके हेल्प करते हैं। ओके, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, इट सेज डीएनए इज सिंथेसाइज्ड by DNA by a process called DNA replication. RNA is synthesized by RNA by a process called RNA replication, है ना। mRNA is formed by DNA. mRNA is formed by a process of mRNA is formed by DNA in a process called transcription, है ना। Protein is formed by mRNA by a process called with the help of ribosome by a process called translation, है ना। Protein is formed by mRNA with the help of ribosome by a process called ट्रांसलेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो तुम, डीएनए से डीएनए बन सकता है ना,
डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से डीएनए बनने को, राइट। डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, आरएनए रेप्लिकेशन भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल डॉग्मा के बाद हम लोग आते हैं आरएनए के ऊपर। देखो, दो टाइप के टॉपिक को हम लोग लेंगे, डीएनए को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आरएनए को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्रोमोसोम को बहुत अच्छे से पढ़ के हमारा टॉपिक कवर होगा। पहले हम लोग आरएनए लेते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन आवर बॉडी। देखो, हमारे बॉडी में 3 टाइप के आरएनए होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन आवर बॉडी। कौन कौन से आरएनए जल्दी बताओ? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। 3 टाइप के आरएनए होते हैं हमारे बॉडी में, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। देखो, 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये तो है तुम्हारा डीएनए, है ना, डीएनए। ये कैसा है तुम्हारा? डीएनए। ओके, डीएनए का एक टुकड़ा टाइप दिख रहा है ना। डीएनए अगर 2 टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, राइट। तो ये सिर्फ एक ही टुकड़ा है, ऐसा लग रहा है क्या आरएनए? यस। तो डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं। डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं किसको हम लोग? डीएनए को, है ना। डबल स्ट्रैंडेड किसको बोलते हैं? डीएनए को। और सिंगल स्ट्रैंडेड कौन होता है? आरएनए। ओके, आरएनए कैसा? जनरली बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, है ना। डीएनए 2 टाइप के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसे आरएनए भी क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखना, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, मतलब ऐसे भी दिख सकते हैं, है ना। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और ऐसे डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। लेकिन सब में से कॉमन कौन सा है अगर पूछा जाए तो जनरली डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, मतलब डीएनए कुछ ऐसा दिखेगा, और आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब आरएनए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखेगा जनरली, है ना। दोनों टाइप, डीएनए भी दोनों टाइप का दिख सकता है, आरएनए भी दोनों टाइप का दिख सकता है। लेकिन डीएनए में मोर कॉमन क्या होता है? ये वाला स्ट्रक्चर, और आरएनए में मोर कॉमन क्या होता है? ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, तो आरएनए आर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए आर जनरली डबल स्ट्रैंडेड। याद रखेंगे हम लोग। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। टीआरएनए कौन फॉर्म करता है? न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है। एमआरएनए और आरआरएनए को कौन फॉर्म करता है? अपना डीएनए फॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए से एमआरएनए बनते हैं, आरआरएनए बनते हैं, लेकिन जो टीआरएनए है वो कौन फॉर्म करता है? न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है। न्यूक्लियोलस कौन से टाइप के आरएनए को फॉर्म करता है? टीआरएनए को फॉर्म करता है। जबकि एमआरएनए और आरआरएनए को कौन फॉर्म करता है? एमआरएनए को और आरआरएनए को अपना न्यूक्लियस फॉर्म करता है। सबका नाम समझो पहले। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, जैसे मैसेज भेजते हैं ना, ऐसे ही मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, इसका काम क्या है? राइबोसोम फॉर्म करना। ओके, और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, किसी को ट्रांसफर करेगा, राइट। एमआरएनए कोई मैसेज लेके जाएगा। एमआरएनए मैसेंजर है। मैसेंजर क्या करता है? कोई एक हिडन कोड को लेके चलता है ना, है ना। मैसेंजर क्या करते हैं? किसी को नहीं बताते कुछ भी चीज़, अपने पास खुद के मन में रखते हैं, राइट। तो एमआरएनए क्या करता है? डीएनए ने जो मैसेज दिया है ना, डीएनए से एमआरएनए बनता है, राइट। डीएनए ने कोई एक मैसेज दिया है, मैसेज दे के भेजा है उसको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में। डीएनए ने एक मैसेज देके, एक सीक्रेट मैसेज देके किसको भेजा है? एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भेजा है। ओके, तो डीएनए ने क्या किया है? एक सीक्रेट मैसेज दिया है एमआरएनए को और उसको सेल के बाहर फेंक दिया है, राइट। तो एमआरएनए के पास एक हिडन मैसेज है जो किसी को वो नहीं बताएगा। ओके, तो डीएनए ने एक छोटा सा सीक्रेट मैसेज किसको देके भेजा है? एमआरएनए के पास भेज दिया है। ओके, डीएनए ने एक सीक्रेट मैसेज एमआरएनए को दिया। ओके, मैसेंजर आरएनए, इसलिए उसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है ना। तुम अभी तक मैं बता रहा था ना, राइबोसोम 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 कैसे बनेगा ये भी तो देखेंगे। आरएनए कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियस में। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या? मैसेंजर आरएनए।
rRNA का मतलब क्या, राइबोसोमल आरएनए, समझ आ रहा है, राइबोसोम फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, rRNA राइबोसोम फॉर्म करेगा, और tRNA ट्रांसफर आरएनए, किसी को कहीं पे ट्रांसफर करेगा। तो तीनों का एक एक फंक्शन लिख दो जल्दी जल्दी। mRNA एक्ट एज अ मैसेंजर, है ना, ये कौन सा मैसेंजर है, डीएनए ने जो मैसेज भेजा है वो इसके पास है, डीएनए का मैसेज इसके पास है, ये किसी को नहीं बताएगा, अपने मन में रखेगा। ओके, mRNA एक्ट एज अ मैसेंजर, mRNA एक्ट एज अ मैसेंजर, rRNA हेल्प्स इन राइबोसोम फॉर्मेशन, rRNA हेल्प्स इन राइबोसोम फॉर्मेशन। और tRNA क्या करता है, इसके बारे में, आरएनए के बारे में बहुत डिटेली आप लोग 12th क्लास के मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ोगे। ओके, tRNA transfer amino acids so that they can be joined to form proteins। ओके, tRNA क्या करता है, tRNA क्या करता है, ट्रांसफर एमिनो एसिड सो दैट दे कैन बी जॉइन टू फॉर्म प्रोटीन। इसका मतलब tRNA एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, सो दैट एमिनो एसिड मिलके ही प्रोटीन बनते हैं ना। प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। ओके, क्या बोल रहे हो सर, कभी बोलते हो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, कभी बोलते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, कौन सा वाला, रब वाला, कभी बोलते हो आप लोग एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, कभी बोलते हो तुम टीआरएनए प्रोटीन बनाता है। कैसे प्रोटीन बनता है यार, एक, अरे ये एक फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अब याद हो गया, बहुत सारे लोग मिलके प्रोटीन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो राइबोसोम है उसके साथ तीनों टाइप के आरएनए जुड़ते हैं, फिर एमिनो एसिड आता है, एमिनो एसिड चेंज हो जाता है प्रोटीन्स में, समझे। और एक बार बोल रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, उसकी तरफ एमआरएनए आते हैं, टीआरएनए आते हैं, आरआरएनए आते हैं, एमआरएनए आते हैं, टीआरएनए आते हैं, और आरआरएनए आते हैं। ये सब आरएनए इसके ऊपर चिपकते हैं, एमिनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए लेके आता है, एमिनो एसिड चेंज हो जाता है प्रोटीन्स में, समझे। ओके, सब लोग मिलके प्रोटीन को बनाते हैं, एक अकेले बंदे से प्रोटीन नहीं बनता है, सब लोग जब जुड़ के मिलके काम करते हैं ना, जैसे लगान मूवी में दिखे थे, सब लोग मिलके प्ले कर रहे थे, इसीलिए हम लोग क्या किए थे उस दिन, क्रिकेट में जीत पाए थे, राइट। इस तरह से ये सब लोग मिलके प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने द न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन ले लिया, हमने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है समझ लिया। इसको थोड़ा सर्च करना तुम गूगल में जाके, अपने गूगल भगवान से बताओ, पूछो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी किसने दिया था, है ना, कब दिया था, उस वो क्या क्या बोलता है, ये सब थोड़ा आप रिसर्च करो, राइट। उसके अलावा आपने को मैंने आरएनए का टाइप्स में बता दिया। और क्या बताऊंगा मैं, प्रोटीन सिंथेसिस देखो कैसे होता है, ये देखो, अभी जो सब लोग जुड़ के काम कर रहे हैं ना, ये राइबोसोम ऐसा दिखता है, ये ऑरेंज हिस्सा है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये हिस्सा जो है ना, और ये हिस्सा, ये एक राइबोसोम के हिस्से हैं। ओके, ये एक किसके हिस्से हैं, राइबोसोम्स के हिस्से हैं। ओके, राइबोसोम में ये तुम देख सकते हो एमआरएनए, देखो ये एमआरएनए है, ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है, ये एमआरएनए आके जुड़ गया है किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर। देखो तुमको बताया था ना, एमआरएनए राइबोसोम को देखता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके साथ चिपक जाता है, देखो चिपक गया, राइट। फिर उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, है ना, टीआरएनए देखने को मिल जाएगा ना। टीआरएनए क्या करेगा, एमिनो एसिड को लाएगा और उससे क्या बनते जाएंगे, प्रोटीन्स बनते जाएंगे, ग्रोइंग प्रोटीन चेन, है ना, एमिनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो तुम क्या क्या देख पा रहे हो, एमआरएनए देख पा रहे हो, टीआरएनए देख पा रहे हो, है ना, दोनों टाइप के आरएनए किसके साथ चिपक गए, राइबोसोम की तरफ अट्रैक्ट होके आए, चिपक गए, एमआरएनए भी राइबोसोम के साथ चिपक गया, टीआरएनए भी राइबोसोम के साथ चिपक गया। टीआरएनए का काम क्या होता है, एमिनो एसिड लाता जाता है, और एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं, सिंपल। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे होता है। देखो ये राइबोसोम ऐसे दिखते हैं ना, माइक्रोस्कोप में जब तुम देखोगे तो राइबोसोम ऐसे दिखेंगे। ओके, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, कौन सा, ये पूरा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा राइबोसोम्स पढ़ ही लेते हैं, राइबोसोम राइबोसोम कर रहे हैं, ऐसे दिखते हैं ना राइबोसोम। तो देखो राइबोसोम के बारे में दो चार पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। देखो राइबोसोम कैसे बनते हैं, आरआरएनए से बनते हैं, ये मैंने बता दिया है। और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। देखो इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसको समराइज फॉर्म में लास्ट में बता देता हूँ। दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये बात मैंने बता दिया है पहले भी क्लासेस में। फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं राइबोसोम, और यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का होता है, एस बोले तो सैडबर्ग यूनिट, एस बोले तो क्या, सैडबर्ग यूनिट।
सैडबर्ग यूनिट का मतलब तुम समझो ना समझो मुझे नहीं पता, लेकिन एस से साइज समझ लो, एस फॉर साइज समझ लो अभी के लिए, है ना। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटा होता है जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, 70s टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप का होता है। एस फॉर साइज समझ के तुम समझ लो कि 70s टाइप मतलब छोटा वाला राइबोसोम, 80s टाइप मतलब बड़ा वाला राइबोसोम, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। यूकैरियोटिक माइटोकॉन देखो, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट गॉट 70s राइबोसोम इनसाइड देम, बहुत अच्छी बात है। तो तुम जब यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे ना, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे, यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट को देखोगे, जनरली यूकैरियोटिक के पास कौन से राइबोसोम होते हैं, 80s टाइप के होते हैं। लेकिन लेकिन जो यूकैरियोट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनमें जो राइबोसोम मिलता है वो कितना होता है, 70s टाइप का राइबोसोम होता है, छोटा वाला राइबोसोम होता है, ओके। इसलिए भी तो मैंने बोला था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो शायद बैक्टीरिया हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक जैसा थोड़ा सा बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं। इनके पास अपना खुद का डीएनए क्यों है, जबकि हमारे सेल के पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और उसके अंदर अपना खुद का डीएनए है। जब फिर भी हम लोग देखने को ये मिल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी एक न्यूक्लियस है, क्यों यहाँ पे एक और न्यूक्लियस की ज़रूरत है अपन को, जबकि सारा काम तो मेन न्यूक्लियस से हो जाएगा अपना, राइट। ये सब मैं बात लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर दिया है, आप लोग लास्ट वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो, है ना। राइबोसोम इज फॉर्म्ड बाय आरएनए एंड प्रोटीन, ये बात भी याद रखना, जो अपना राइबोसोम होता है वो कैसे बनता है, आरएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, राइबोसोम को फॉर्म करता है। तो मैं तुमको बता दिया हूँ, एमआरएनए एक सीक्रेट मैसेज को पकड़ के चल रहा है, आरएनए क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या फॉर्म करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है ना। दे कैन बी फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, देखो राइबोसोम कहाँ पे ढूंढूं मैं, कहाँ पे दिखेगा सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, अदरवाइज तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड होकर दिख जाएगा। They can be found freely in cytoplasm or can be associated with endoplasmic reticulum to form रॉब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तुमको राइबोसोम साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं या फिर तुमको रॉब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलते हैं। दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये बात भी मैंने बता दिया है कि ये लोग भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के बात प्रोटीन सिंथेसिस का है और प्रोटीन को मॉडिफाई करने का है, उसको पैक करके सेल के बाहर भेजने का है, पूरा कहानी यही है। न्यूक्लियस से लेकर के साइटोप्लाज्म में भी यही कहानी चल रहा है, इतने लोग मिलके प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। डीएनए ने एमआरएनए को बनाया, एमआरएनए ने क्या बनाया, प्रोटीन को बनाया, कैसे अपने आप बन गया क्या, डीएनए ने जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए को बनाया, उसको भेज दिया साइटोप्लाज्म में, भेज दिया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म को एमआरएनए, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को कौन दिखा, राइबोसोम दिखा, राइबोसोम के पास अट्रैक्ट होके क्या हो गया, एमआरएनए चला गया और चिपक गया उसके साथ, किसके साथ, राइबोसोम के साथ, ओके। तो राइबोसोम के साथ कौन चिपक गया, एमआरएनए चिपक गया, ऊपर से ट्रांसफर आरएनए ने भी किसको देखा जल्दी बताओ, किसको देखा, राइबोसोम को देखा, उसके पास जाके क्या हुआ, चिपक गया, दोनों चिपक गए हैं, कौन, एमआरएनए भी राइबोसोम के साथ चिपक गया है, टीआरएनए भी राइबोसोम के साथ चिपक गया है, दोनों। अब टीआरएनए का काम क्या है, अमीनो एसिड पकड़ पकड़ के लाता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन जब बन जाता है, प्रोटीन कहाँ पे बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन गया, अब उसको मॉडिफाई करेंगे, अब उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो प्रोटीन को कहाँ भेज देंगे जल्दी बताओ, गोल्गी बॉडी में भेज देंगे। गोल्गी बॉडी में जाते ही क्या होगा, गोल्गी बॉडी उसको पैकिंग कर देगा और उसको क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड फॉर्म कर देता है और उसको क्या करता है, सेल के बाहर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भेज देता है, समझे। पूरा कहानी यही है, ओके। तो यही बात है। तो कल से हम लोग क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सेल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।